अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ सना इफ्तिखार। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का, वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मस्कुलोस्केलेटल में जो है हमारी जॉइंट्स आते हैं, हमारी बोन्स आती हैं। बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं। लॉन्ग बोन होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं और सिसमोइड बोन होती हैं। हर बोन का अपना एक इंडिविजुअल काम है और जो वो चीज़ जो बोन्स को आपस में जोड़ती है, वो पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कलेक्शन होती है, जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स के दरमियान में एक चीज़ होती है प्रेजेंट, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, और उस कार्टिलेज का काम जो है वो हमारे जॉइंट्स को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है और फ्रिक्शन से प्रिवेंट करवाना है, ताकि फ्रिक्शन ना हो और उसमें कोई इशू ना हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आपको पता है कि हमने डिजीज़ेस देखनी है और डिजीज़ से रिलेटेड हमने सिम्टम्स देखने हैं और उनकी ट्रीटमेंट देखनी है। तो आइए आज हम देखते हैं इसमें हमने जो पढ़नी है वो 4 डिजीज़ेस जो हमने पढ़नी है आज इसमें, वो हमने पढ़नी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ना है, हमने रिमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ना है, ऑस्टियोमिलाइटिस पढ़ना है और ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ना है। ये 4 डिजीज़ेस हैं जो हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड पढ़नी है और इसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस, मेडिकल मैनेजमेंट और पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम चेक कर लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन्स एंड आर्थराइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन। जो अगर बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स, ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस अर्थ कहते हैं हम जॉइंट्स को, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर हम कलेक्शन इसकी देखें तो हम ये चेक करेंगे कि इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, किसी भी जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन होगी है तो उसके लिए टर्म यूज़ होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है और इवेंचुअल लॉस हो जाता है कार्टिलेज का जॉइंट के दरमियान। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में कार्टिलेज होता है जो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से और किसी भी इंजरी से। अगर वो कार्टिलेज लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो है वो बोन्स में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो टर्म जो हम यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन के लिए जॉइंट्स में, तो वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है हमारे पास, ये डीजनरेटिव है और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें जो है कॉन्टीन्यूसली कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होती रहती है और जब कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होती रहेगी तो क्या होगा, चलने फिरने से या मूवमेंट करने से पेशेंट को पेन होगी या जो उसके जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, मतलब हार्ड हो जाएंगे। उसमें अगर कार्टिलेज नहीं है दो चीज़ों के दरमियान में, बोन्स के दोनों के दरमियान में कार्टिलेज नहीं है, तो जब भी इंसान चलेगा फिरेगा वॉक करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में रब करेंगी, उस रब की वजह से पेशेंट को पेन होगी। मोर ओवर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है हमारे पास वो इन्वॉल्व करता है हिप्स को, नीज को, पिप को एंड डिप ऑफ हैंड्स, नेक एंड लंबर स्पाइन को। पिप एंड डिप अगर हम देखें तो पिप एंड डिप जो है वो हमारे पास प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजेस हैं एंड डिप जो है वो डिस्टल इंटरफिलेंजेस हैं। हमारे जो हैंड की बोन्स हैं उसको में जो है हमारे पास फिलेंजेस हैं। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आती हैं, मेटाकार्पल्स के पास हमारे हैंड्स में 14 फ्लिंजेस पाई जाती हैं। तो जो वो पॉइंट जॉइंट्स के जो पास होता है उसको हम प्रोक्सिमल कहते हैं और जो जॉइंट से ज़रा दूर होता है उसको हम डिस्टल पॉइंट कहते हैं। तो हैंड्स में जो हमारे पास फ्लिंजेस पड़ी हुई हैं उसके प्रोक्सिमल एंड पे या डिस्टल एंड पे जो आर्थराइटिस होगा उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कॉमन लोकेशन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमारे पास नी है और हिप है, क्योंकि नी बोन में और हिप बोन में कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और अगर वो लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है। मोस्ट कॉमन जो है वो 60 ईयर या उससे ऊपर के लोगों में होता है, क्योंकि ये एज रिलेटेड फैक्टर भी है, लेकिन ये यंग पीपल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। वो डिफरेंट जो है उसकी रीजंस हो सकती हैं। ये चीज़ है जो मैं आपसे बात कर रही थी इंटरफ्रेंजेस की और प्रोक्सिमल की। ये देखें, ये एक हैंड है हमारे पास, ये रिस्ट है, ये हमारी कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और ये फ्लेंजेस हैं हमारी। ये हमारी प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंजेस हैं और ये डिस्टल फ्लेंजेस हैं। अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो ये देखें, ये नॉर्मल है। ये बोन के दरमियान में जो डिफरेंस है यहाँ पे कार्टिलेज पड़ा होता है और वो कार्टिलेज जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो कुछ इस तरह की शेप में होगा।
ये देखें जॉइंट स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जॉइंट की जो आपस में रबिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखें पेशेंट की जो फिंगर्स हैं वो इस शेप में जो है वो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर्स अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लीड कर सकती हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस को, उसमें सबसे पहले हमारे पास ओल्डर एज आ जाती है। ओल्डर एज मतलब जैसे जैसे पेशेंट की एज ज़्यादा होती जाती है तो कार्टिलेज की जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। सेक्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल में ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। ओबेसिटी जो है वो मेन कोज है जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का। उसके अलावा जॉइंट इंजरी, किसी किस्म की अगर इंजरी हो गई है किसी सर्जरी के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद, तो उस इंजरी के रिजल्ट में भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट की जेनेटिक्स में है, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री में पाया जा रहा है, तो उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इंसान को बाय बर्थ ही बोन डिफॉर्मिटी है, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसकी बोन्स में इशू है, बोन डेवलपिंग में या बोन प्रोग्रेशन में, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सर्टन ऑक्यूपेशंस, पेशेंट जो है वो इस तरह के ऑक्यूपेशन में हों जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस में हमारे पास पेशेंट एस्बेस्टोसिस या सिलिका जहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे जो है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इस डिज़ीज़ की जो है पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से होगी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो प्राइमरी डिजीज़ है कार्टिलेज की। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो बोन्स आपस में रब करना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी। तो जो एग्जैक्ट इनिशिएटिंग फैक्टर हमारे पास है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि कार्टिलेज जो है वो क्यों उसमें से डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो जो है प्रोटेंट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन है। जो इंटरल्यूकिन 1 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास इन्फ्लामेशन में और इसके कंट्रोल के लिए। तो इन्फ्लामेशन और इसका जो कंट्रोल करता है वो इंटरल्यूकिन 1 हमारी बॉडी में एंजाइम जो है ऑटोमेटिकली पाया जाता है। तो अगर उसकी सिंथेसिस कम हो गई है तो वो सिंथेसिस जो है वो साइनोवियल कैविटी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो वो करेगी एमएमपीज़ को रेज़ करेगी। एमएमपीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनिएज होता है जो कि प्राइमरी एंजाइम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन के लिए। डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है वेयरिंग डाउन, मतलब टूटना किसी चीज़ का। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो लीड करेगा एमएमपीज़ को, मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज को। मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज का जो मेन काम है वो डिग्रेडेशन में हेल्प आउट करता है। जब एमएमपीज़ जो है हमारी बॉडी में रेज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो बोन के दरमियान जो कार्टिलेज है ये उसकी डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो है इंटरल्यूकिन 1 जो है हमारे पास वो सप्रेस कर देता है सिंथेसिस ऑफ टाइप 2 कोलेजन की। कोलेजन अगर उसकी सिंथेसिस जो है वो हाइड हो जाएगी या सप्रेस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलेजन होता है हमारे कार्टिलेज के अंदर जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प आउट करता है, और अगर उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी तो भी जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरल्यूकिन 1 और एमएमपीज़ जो हैं और कोलेजन टाइप 2 कोलेजन जो है ये मिलके लीड करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो हमारे पास मेन 5 स्टेजेस हैं। स्टेज 0 हम रेफर करते हैं प्री ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पहले की जो स्टेज होती है वो स्टेज 0 होगी हमारे पास। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह होती हैं लेकिन ऐसे डायग्नोसिस नहीं होती हमारे पास। स्टेज 1 में अर्ली और डाउटफुल, अर्ली और डाउटफुल का मतलब ये है कि पेशेंट की सिम्टम्स शो हो रही हैं लेकिन वो डाउटफुल हैं, कंफर्म नहीं है हमें कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। स्टेज 2 में जो है माइल्ड और मिनिमल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्टेज 3 में हमारे पास मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं, एंड स्टेज 4 जो है हमारे पास सीवियर टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है। साइंस एंड सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट को पेन होगी। पेन मैंने आपको बताया है कि जब कार्टिलेज जो है बोन्स के दरमियान में या जॉइंट्स के दरमियान में ख़त्म हो जाएगा तो बोन्स आपस में इंटरलेक्ट करेंगी, कनेक्ट करेंगी, तो वो रबिंग की वजह से पेन हो सकती है। और जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा, कार्टिलेज हेल्प आउट करता है मूवमेंट में, जॉइंट्स की मूवमेंट में, तो अगर कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर स्टिफनेस आ जाएगी, जॉइंट मूव नहीं करेगा। स्टिफनेस का मतलब होता है कि हार्डनेस आ जाती है, टेंडरनेस में होना स्टार्ट हो जाती है। स्टिफनेस और टेंडरनेस जो है वो सेम ही कैटेगरी में फॉल करती हैं। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेजन हेल्प आउट करता है मूवमेंट में, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी
जो फिंगर्स हैं हमारी या जो हमारे जॉइंट्स हैं वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही होंगी, बेंड नहीं कर सकती, रिलैक्स नहीं कर सकती जैसे नॉर्मल रूटीन में करती हैं। ग्रेटिंग सेंसेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रेटिंग आपने सुना होगा, ग्रेटिंग वो चीज़ होती है जैसे कोई क्रश कर देते हैं हम चीज़ को। तो ग्रेटिंग सेंसेशन इसी तरह ही है कि जब बोन्स आपस में रब करती हैं तो इस तरह की सेंसेशन आती है कि चीज़ें आपस में जो बोन है वो ग्रेटिंग हो रही हैं और इसकी आवाज़ जो है वो साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है हमारे पास वो बोन स्पर्स है। बोन स्पर्स की जब हम बात करते हैं तो ये बोनी ग्रोथ होती है जॉइंट्स में, मतलब जो हमारी बोन्स हैं उसमें कार्टिलेज खत्म हो गया है लेकिन बोन्स की फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो वो जो बोन की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करती हैं जो पेनफुल होता है। और इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग हमेशा होती है। स्वेलिंग जो है वो मेन साइन है इन्फ्लामेशन का। कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। दो तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास आती हैं वो बोइंग नी हो सकता है या स्पाइनल बोन स्पर्स हो सकता है। बोइंग नी में क्या होगा कि जब कार्टिलेज है वो जॉइंट्स के दरमियान में ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, नीज बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये बो लेग्स हैं, दोनों लेग्स के दरमियान कितना डिफरेंस है और ये लेग्स आपस में बोइंग मतलब बो होना स्टार्ट हो जाती हैं, झुकना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्पाइनल बोन स्पर्स की, तो स्पाइनल बोन स्पर्स या स्पर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉइंट की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो ग्रोथ जो है आपस में एक दूसरे के साथ रब करेगी तो वो बोन को इरिटेट करेगी, उस जॉइंट को इरिटेट करेगी। तो वो इरिटेट जो है वो फर्दर लीड करेगी नमनेस को, टिंगलिंग को और पेन को, ऐसे एरियाज में जहाँ पे नर्व्स जो हैं वो इफेक्टेड हुई हुई हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए हमने पेशेंट की हिस्ट्री का फाइंड आउट करनी है कि पेशेंट की फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है या पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है या कोई भी रिस्क फैक्टर इसमें फॉल तो नहीं कर रहा। उसके बाद जो है हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस करवानी है एज प्रिस्क्राइब, जैसे भी हमें प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है। उसके बाद हमने डायग्नोसिस करना है बेस्ड ऑन रेडियोग्राफिक एविडेंसेस। रेडियोग्राफिक में हमारे पास जो है सिटी स्कैन आ जाता है, मैग्नेटिक इमेजिंग रेजिडेंसीज आ जाता है। उसके अलावा हम बोन स्कैनिंग करा सकते हैं या आर्थ्रोसेंटिसिस भी हम करा सकते हैं। आर्थ्रोसेंटिसिस जो है हमारे पास वो रेफ़र करता है कि वो वाले टेस्ट जो डिटरमिन करते हैं जॉइंट के अंदर स्वेलिंग की कोज़ क्या है। जॉइंट के अंदर कोई भी कोज़ अगर हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोसेंटिसिस। इसको हम जॉइंट एस्पायरेशन भी क्या करते हैं। होता क्या है आर्थ्रोसेंटिसिस में कि जॉइंट के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट किया जाता है और फिर उसको डायग्नोस्टिक के लिए भेज दिया जाता है। तो उसकी फर्दर जो है हम स्टडी करते हैं तो वो टर्म कहलाती है आर्थ्रोसेंटिसिस। ये देखें, ये आर्थ्रोसेंटिसिस है, ये फ्लूइड लिया जा रहा है, उस फ्लूइड को जो है फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजा जाएगा। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि इसकी फेजेस हैं, तो फेजेस के तौर पे ही हम इसकी मैनेजमेंट भी करेंगे। अगर तो माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन लेंगे। तो हम उसमें एजुकेट करेंगे क्लाइंट को। एजुकेट हमने क्या करना है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हम उसे एक्सरसाइज इस तरह की बता देंगे जो उसके लिए प्रिवेंशन हो, या अगर कोई ऑक्यूपेशनल है तो हम उसे उसकी प्रिवेंशन के लिए भी गाइडलाइन कर देंगे। अगर पेशेंट ओबीस है तो हमने उसे कहना है कि वो अपना वेट लॉस कर लें। उसके अलावा हम उसे एक्सरसाइज बता सकते हैं जैसे कि स्विमिंग, वॉकिंग या बाईसाइकिलिंग, और योगा भी पेशेंट कर सकता है। प्रिवेंशन करना है हमने इंजरीज़ को प्रिवेंट करना है क्योंकि इंजरीज़ भी जो है वो लीड करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। अगर पेशेंट ओबीस है तो हमने उसे गाइड करना है कि वो वेट लूज़ करे अपना। ऑर्थोटिक डिवाइसेस जैसे कि फिंगर सप्लेट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो हमारे पास हैं वो सपोर्ट करती हैं और करेक्ट करती हैं फंक्शन ऑफ लिम्ब। ये देखें, ये कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं। ये डिवाइसेस जब फिंगर्स के ऊपर लगा दी जाती हैं तो ये क्या करती हैं, लिम्स को सपोर्ट करती हैं, मतलब उसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा हम फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। हम हीट कंप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हीट कंप्रेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हीट है वो 2 to 3 टाइम्स अ डे देना है पेशेंट को 20 से 30 मिनट्स के लिए। 20 से 30 मिनट के लिए हमने पेशेंट को दिन में 2 से 3 दफ़ा हीट जो है वो अप्लाई करनी है। अब हीट हम अप्लाई कैसे करेंगे कि हीटिंग पैड हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हॉट शॉवर करवा सकते हैं या हॉट पैक भी हम यूज़ करवा सकते हैं। एक पैकेट मिल जाता है, उसमें आप गर्म पानी डाल के पेशेंट को देख सकते हो कि आप इसके साथ जो है अपनी मसाज करें या इसको जो उनके पास रख लें आप, तो वो उसकी हीट के साथ जो है पेशेंट को रिलीफ मिलेगा पेन से।
उसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने करनी है पेशेंट की, और हमने अनलोडिंग इन सर्टेन जॉइंट्स, जैसे नीज और हिप में है तो हमने क्या करना है, अनलोडिंग स्टार्ट करवा देनी है जॉइंट्स के दरमियान में। मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल उसमें हमने एनाल्जेसिक्स देने हैं, लो डोज ओरल और टॉपिकल एनसिड्स देने हैं। एनाल्जेसिक्स या एनसिड्स जो हम पेन किलर्स के लिए देते हैं, लाइक टॉपिकल लिडोकेन हम दे सकते हैं, एस्पाइरिन दे सकते हैं, एबुफ्रिन दे सकते हैं या सीटोमिनोफिन दे सकते हैं। इंजेक्शन ट्रामाडोल दे सकते हैं या इंट्रा आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टीरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टर्म हमारे पास जॉइंट से रिलेटेड जो है वो यूज़ होती है। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स के दरमियान में हम जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। तो ये मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम ये पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर पेशेंट को हो गया तो वो लीड करेगा सर्जरी को, आर्थ्रोस्कोपी को, ऑस्टियोटोमी को, आर्थोप्लास्टी को या फ्यूजन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्जरी। तो आपको पता ही है कि सर्जरी में क्या होगा कि आर्टिफिशियल कार्टिलेज डाल दिया जाएगा। आर्थ्रोस्कोपी में क्या होगा हमारे पास कि ये वो प्रोसीजर है जो डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है जॉइंट की प्रॉब्लम को। स्कोपी जब भी आएगा तो वो हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी में क्या होगा कि जॉइंट की ट्रीटमेंट को और डायग्नोज करता है उसकी स्वेलिंग को या उसकी अंडरलाइन कोज को। ऑस्टियो मैंने आपको बताया था ये टर्म रेफर होती है बोन्स के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑस्टियोटोमी में, या तो बोन्स के जो पार्ट्स हैं हम उसको रीशेप कर देते हैं। रीशेप का क्या मतलब है कि अगर बोन ग्रो कर रही है तो हम उसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन अगर वो डिक्रीज हो रही है उसकी डेंसिटी तो हम उसमें बोन का जो पीस है वो ऐड कर देंगे। तो ऑस्टियोटोमी में हम क्या करते हैं, बोन में या डिक्रीज कर देते हैं या उसमें कटिंग कर देते हैं या उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं और उस बोन को हम रीशेप कर देते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी जो है, आर्थ्रोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि रिस्टोर करता है जॉइंट के फंक्शन को। रिस्टोर कैसे करेगा, जैसे मैंने आपको बताया आर्थ्रोस्कोपी में कि कार्टिलेज वगैरह जो है आर्टिफिशियल डाल दिया जाता है, इसी तरह आर्थ्रोप्लास्टी में हम आर्टिफिशियल कार्टिलेज डाल देते हैं। जैसे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में पेशेंट की अगर कोई मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हम वो कर देते हैं, स्टंट वगैरह डाल देते हैं। सेम ऐसे प्लास्टिक में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कार्टिलेज डाल देते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो फ्यूजन है। फ्यूजन जो है वो क्या करता है कि ये दो या उससे ज़्यादा जॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करवा देता है और उसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर ले आते हैं हम। तो वो क्या करता है, वो उस पॉइंट पे या उस जॉइंट की लोकेशन जो है वो इकट्ठी एक ही जॉइंट के साथ, जब 2 या 3 बोन्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो एक जॉइंट कंसिडर होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम एक्यूट पेन पे बना सकते हैं। पेशेंट को सडन पेन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो स्टिफनेस हो जाती है बोन्स के दरमियान में। हाइपरथर्मिया हो सकता है। इन्फेक्शन जब भी पेशेंट को होगा, पेशेंट का जो फीवर है या पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई लेवल पे रहेगा तो वो हाइपरथर्मिया लीड करता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फ्लामेशन है तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। पेशेंट को पेन है, पेशेंट के जॉइंट्स में पेन है तो उसका मेंटल लेवल इस तरह का नहीं होगा, उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो कम हो जाएगी, तो वो उसकी एक्टिविटी जो है वो इंटॉलरेंस हो जाएगी। वो जो उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली लाइफ के काम होते हैं, पेशेंट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा नॉर्मली। एनजाइटी होगी पेशेंट को डिजीज़ से रिलेटेड, उसको नहीं पता कि उसको क्या हो रहा है या अंडरलाइन कॉज क्या है उसकी वजह से, क्योंकि ये अर्ली डायग्नोस नहीं होती हमारे पास, तो जो पेन है वो कॉन्टीन्यूसली परेशानी का सबब रहती है। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन है, पेशेंट कॉन्टीन्यूसली पेन में है तो उसका जो सोशल सर्कल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो इम्पेयर्ड में जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने पेशेंट को जो गाइड करना है कि वो कम से कम दिन में 2 दफ़ा 3 से 5 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर ले और वो एक्सरसाइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाए अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी टॉलरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतनी वो है अपनी एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली ज़्यादा करता जाए। तो ये एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन हल है ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा हम मॉडिफाई कर सकते हैं पेशेंट की एक्टिविटी को। आर्थराइटिस से रिलेटेड वो वाली चीज़ें जो पेशेंट को पेन कॉज करती हैं, तो हम क्या करेंगे कि वो एक्टिव रहे पेशेंट, क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाता है, इसमें पेन होगी, एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी की वजह से क्या होगा, मसल स्पैज़म होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को जो है वो लीड करता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में। तो हमने क्या पेशेंट को गाइड करना है कि वो एक्टिव रहे। उसके अलावा हम डिक्रीज़ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, ड्यूरेशन को और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को, ताकि पेशेंट जो है वो एक्टिव रहे। पेशेंट को हमने गाइड करना है कि वो अपनी एज के मुताबिक एक्सरसाइज करे, लेकिन करे ज़रूर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा जब पेशेंट हीलिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा तो हम क्या करेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसका जो टाइम पीरियड है वो हम कम कर देंगे।
एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुड बी जॉइंट फ्रेंडली होनी चाहिए। जॉइंट फ्रेंडली का मतलब ये है वो चीज़ जो कि जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प आउट करें और जॉइंट से जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि वॉकिंग में या बाईसाइकिलिंग में। पेशेंट वॉक करेगा या बाईसाइकिलिंग करेगा तो उसमें क्या होगा कि वॉक करने से या बाईसाइकिलिंग साइकिल यूज़ करने से पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो मूव करेंगे और हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे वो थक जाए या उसे एंजाइटी फील हो या फटीगनेस आ जाए तो पेशेंट वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर ले। रिकग्नाइज करना है हमने सेफ प्लेसेस को, मतलब वो सेफ प्लेसेस जहाँ पे पेशेंट का लेवल जो है कंफर्ट रहे, जहाँ पे पेशेंट आराम से सुकून से रह सकता है। उसके नेबरहुड में अगर कोई घर है तो हम उसे बता देंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, आप उनसे मिलें, बातें शातें करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। या लोकल पार्क उसके घर के पास आसपास हैं तो वो पार्क में जाके भी अपनी एक्सरसाइजेस कर सकता है। उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन इस तरह की है कि वो फर्दर लीड कर रही है और चीज़ों को, तो उसे जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मस्ट जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और अपनी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट जो डिसीज़ है हमारी वो हमारी है रिमाटाइड अर्थराइटिस। रिमाटाइड अर्थराइटिस भी जॉइंट की ही इन्फ्लामेशन है, लेकिन रिमाटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी टिश्यूज़ के अगेंस्ट अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का काम ये है कि उसने इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना है। लेकिन रिमाटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी टिश्यूज़ के खिलाफ जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी टिश्यूज़ को अटैक करेगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो इन्फ्लामेशन जो है वो लीड करेगी जॉइंट में स्वेलिंग की तरफ। तो ये बॉडी सिस्टम में भी हो सकती हैं, स्किन में भी हो सकता है, आइज़ में, लंग्स में, हार्ट में या ब्लड वेसल में, कहीं पे भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है बिटवीन जॉइंट्स और ये किसी भी कोज की वजह से हो सकती है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो कोज है बिहाइंड द जॉइंट, मतलब जॉइंट के पीछे। लेकिन ये क्या है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये वो डिजीज़ है जो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी टिश्यूज़ के खिलाफ जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वियर और टियर होता है जॉइंट्स के ऊपर, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है कि वो इनर जो हमारा सिस्टम है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। साइन एंड सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस में तो पेशेंट को फिटीग होगी, इन्फ्लामेशन है जो लीड करेगी फिटीग को, थकावट होगी पेशेंट को, पेशेंट की जॉइंट में पेन होगी, पेन हो सकती है, जॉइंट टेंडरनेस होगी, जॉइंट स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन में की जब भी हम बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन वाली चीज़ जो है हमारे पास उसका जितना भी एरिया वो रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे वो एरिया सारा रेड हो जाएगा, वो एरिया गर्म होगा। इन्फ्लामेशन अगर हुई है किसी भी चीज़ की वजह से इन्फेक्शन हुआ हुआ तो उसमें स्वेलिंग होगी, उसमें स्किन जो है वो रेडनेस होगी, वो स्किन जो है वो हार्ड होगी। उसके अलावा जॉइंट्स के दरमियान जो है वो हार्डनेस आ जाती है। पॉलीआर्थराइटिस मतलब डिफरेंट जॉइंट्स में जो है वो स्टार्ट हो जाती है इन्फ्लामेशन। रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स की। तो ये क्या है, फीमेल्स में मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन। एज जो है, एज रिलेटेड फैक्टर है, ये जो है यंग अडल्ट्स में ज़्यादातर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट की फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, उसकी फैमिली में किसी को हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली पेशेंट को भी हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग भी लीड करती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस को। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे एस्बेस्टस या सिलिका की जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है या इन्वायरमेंट में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये लीड करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हम कहते हैं कि हड्डियों का भुरभुरा जाना, उसमें जो स्पॉन्जी लाइक शेप है वो ज़्यादा हो जाती है। मोर ओवर ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा हमारी एक डिजीज़ है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। रिमाटाइड नोड्यूल्स हैं, जो रिमाटाइड हैं वो उसके नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे। जो आइज़ और माउथ हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ है, हमारे इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के खिलाफ जो है एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे आइज़ और माउथ की जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी, तो माउथ और आइज़ जो हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम्स का मतलब ये है कि कार्पल जो है वो बोन्स हमारी हैंड में होती हैं, तो कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब ये है कि ये हैंड्स में ज़्यादा पाया जाएगा।
हैंड की जो बोन है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये कार्डियोमायोपैथी की तरफ भी लीड कर सकता है और जो है लंग्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं पेशेंट की रिमोटाइड आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पेशेंट का एक्सरे कराएंगे। एक्सरे से हमें इन्फेक्शन की साइंस जो हैं वो पता चलेंगे। सीटी स्कैन हम करा सकते हैं, एमआरआई हम करा सकते हैं और हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट होगी सर्जरी में, तो सबसे पहले इसमें साइनोवेक्टमी हो सकती है। साइनोवेक्टमी जो है हमारे पास ये जितनी भी इन्फ्लामेशन लाइनिंग होती है जॉइंट्स के दरमियान, जितनी भी इन्फ्लामेशन होगी तो उसको हम इस इन्फ्लामेशन को रिमूव कर देते हैं। तो वो प्रोसीजर जो है वो हमारे पास कहलाता है साइनोवेक्टमी। या अगर कोई टेंडन जो है उसकी वजह से हुआ है तो हम उस टेंडन को रिपेयर कर सकते हैं या जॉइंट फ्यूजन कर सकते हैं। जॉइंट फ्यूजन मैंने आपको बताया था कि जो है फ्यूजन में हम क्या करते हैं कि फ्यूज़ कर देते हैं 2 या 3 जॉइंट्स को आपस में। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, या वो जॉइंट जो प्रॉब्लम कोज कर रहा है हम उस जॉइंट को हटा के उसकी जगह पे कोई आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो डाल देते हैं, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। रिमाटाइड अर्थराइटिस की अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम मेडिकेशंस भी हम इसे दे सकते हैं। सैलिसाइलेट्स दे सकते हैं जिसमें एस्पेरिन आ जाती है, एनसेड्स दे सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं वो हम दे सकते हैं जिसमें एंडोमेथासिन दे सकते हैं, आइब्रुफिन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, पायरोक्सोकैम दे सकते हैं या न्यूबैक्टोमीन दे सकते हैं, नेब्यूमेटोन दे सकते हैं। पोटेंट इन्फ्लामेटरी जो एजेंट्स हम दे सकते हैं वो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं या फिनाइलब्यूटाजोल भी दे सकते हैं। अगर स्लो एक्टिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स अगर हम देंगे तो 6 to 12 मंथ्स का हमारे पास एक कोर्स पीरियड होता है जिसमें हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देनी होती है पेशेंट को, जो प्लेक्विन के नाम से आती है मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड डिजीज़ है हमारी, वो है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन की जो अपनी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगी, जो बोन की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी और जो बोन है वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगी, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो फ्रेजाइल का मतलब ये होता है कि वो बोन जो है हमारी वीक हो जाती हैं, उनके टूटने के या उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस का जो लिटरली मीनिंग है वो एबनॉर्मल पोरस बनने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे स्पंज बोन में होते हैं। जैसे कि आपने स्पंज देखा होगा उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसी तरह हमारी बोन्स के अंदर जो है वो पोर्स जो है वो ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पोर्स जो है वो लीड करते हैं ओस्टियोपोरोसिस को। ये जो डिसऑर्डर है ये क्या करता है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को जो है वो वीक कर देता है बोन को, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि बोन ब्रेक हो सकती है, बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। मोस्ट कॉमन अगर हम लैंग्वेज यूज़ कर दें तो ओस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं हड्डियों का भुरभुरा जाना। तो हड्डियाँ अगर भुरभुरा जाएंगी, उसके अंदर पोरस जो है वो ज़्यादा, ये पोर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जो हड्डियाँ हैं वो वीक हो जाएंगी, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल बोन है और ये बोन का मैट्रिक्स है। ये देखें तो ये इतने से हमारी बॉडी में बोन्स में जो है वो पोर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस की तो ये देखें, ये पोर्स जो है ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पोर्स की वजह से क्या होगा, ये बोन की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है और बोन की स्ट्रेंथ भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज़ की जब हम बात करते हैं तो कॉजेज़ में जेनेटिक्स आएंगे। अगर पेशेंट की जेनेटिक्स में है, फैमिली हिस्ट्री में है, तो पेशेंट को हो सकती है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर हेल्प करती है और वो डिफरेंट ऑर्गन फेलियर की तरफ भी लीड करती है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। या विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी जो है वो नेसेसरी होता है बोन की फॉर्मेशन के लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम है, तो वो बोन को वीकन कर देता है। या वो डाइट जो हम लोग लेते हैं कैल्शियम जिसमें कम होता है, दूध नहीं पी रहा होता पेशेंट, कोई दही नहीं खा रहे होते या कैल्शियम एनरिच डाइट नहीं लेते, तो वो भी लीड कर सकते हैं। मैल अब्जॉर्प्शन, मैल अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अब्जॉर्प्शन जो है वो या तो कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है वो जो है इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। पेशेंट ले तो रहा है चीज़ें लेकिन वो उसके लिए हार्मफुल बनती जा रही हैं। लो एस्ट्रोजन लेवल इन वुमेन, वुमेन में अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, एस्ट्रोजन भी जो है हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाने वाला हार्मोन है और ये रिलीज होता है, लेकिन अगर वो भी लो लेवल हो जाएगा उसका लेवल कम हो जाएगा तो वो भी लीड करेगा ओस्टियोपोरोसिस को। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कोई बहुत पुरानी इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी लीड कर सकता है ओस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगी, इमोबिलिटी हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि वो बोन्स यहाँ फ्रेजाइल हो सकती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो पेशेंट को वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो इमोबिलिटी की तरफ भी लीड करती है।
पैथोफिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि जो बोन्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो फ्रिजाइल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फ्रिजाइल हो जाएंगी तो जिसका आर्किटेक्चरल जो है डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है। डिटोरिएशन भी हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाना किसी चीज़ की, या किसी चीज़ का जो है वो तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाना। फ्रिजिलिटी की वजह से जो है वो फ्रैक्चर की तरफ लीड करेगा पेशेंट, और फ्रैक्चर जो है वो रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन होती है, इम्बेलेंस हो जाती है पेशेंट की। हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली जो है वो मैकेनिज्म चलता रहता है, चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं और खुद ही हील होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हम एरिथ्रोपोइसिस में भी देखें तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। 120 डेज में जो है वो ब्लड सेल्स जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं। इसी तरह हमारी स्किन है, हमारी स्किन एवरी मंथ, हर एक महीने के बाद जो है वो चेंज होती रहती है। इसी तरह बोन भी जो है वो रिजॉर्प्शन होती है और इनकी फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाती है, ये भी ऑटोमेटिकली चलती है। तो जब बोन फ्रेजाइल हो जाएंगी, उसके फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बोन की जो है वो वीकनेस स्टार्ट हो जाती है बोन में, तो वहाँ पे रिजॉर्प्शन और उसकी जो फॉर्मेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये लीड करेगी एक्सेसिव बोन लॉस को। तो बोन लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगी, इन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी बोन की डिस्ट्रक्शन होती है। ऑस्टियो मतलब बोन्स एंड क्लास्टिक मीन उसके जो सेल्स हैं डिस्ट्रॉय करने वाले वो हैं। लो बोन मास इन दस विजुअलाइज्ड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर फ्रैक्चर। तो बोन का जो मास है वो लो हो जाएगा तो वो लीड करेगा फ्रैक्चर की तरफ। ये सिंपल सी हमारे पास एक पैथोफिजियोलॉजी है ऑस्टियोपोरोसिस की। रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जेंडर आती है। जेंडर में जो है फीमेल पेशेंट जो है मोर रिस्क पे होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। एज भी है, एज जो है वो ग्रेटर देन 60 ईयर्स अगर पेशेंट है तो वो भी लीड कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। फ्रेम साइज, अगर पेशेंट की बोन का फ्रेम साइज इस तरह का है, फ्रेम स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा है जैसे हमने बोन डिफॉर्मिटीज़ पढ़ी हैं बाय बर्थ, तो अगर उस तरह का हुआ है तो भी पेशेंट का जो है फ्रेम साइज डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से भी बोन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब पेशेंट को कंजेनिटली ही मिला हुआ है, पेशेंट को अपनी फैमिली से मिला हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन पे है पेशेंट तो वो भी जो है उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस को लीड कर सकता है। थायराइड हार्मोन का लेवल अगर हाई रहता है हमारी बॉडी में तो वो भी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को लीड कर सकते हैं। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है, पेशेंट मूव नहीं कर रहा तो उसके जॉइंट्स के अंदर जो है मूवमेंट कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वो भी लीड करती है ऑस्टियोपोरोसिस को। या अल्कोहल कंजप्शन जो है पेशेंट की बहुत ज़्यादा तो वो भी लीड करती है ऑस्टियोपोरोसिस को। साइन एंड सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें गम्स की जो है वो रिसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रिसीडिंग गम्स जो है वो टर्म हम रेफर करते हैं कि जो गम्स के अराउंड, जो टीथ के अराउंड जो हमारे गम्स हैं उसके दरमियान में स्पेस आ जाती है, जो गम्स हैं वो पुल अवे हो जाते हैं। तो उस स्पेस की वजह से क्या होगा कि टीथ क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि टीथ भी हमारा एक जॉइंट ही है जो एम्बेडेड हुआ है हमारे गम्स के अंदर। तो जब ये ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो इसमें रिसीडिंग ऑफ द गम हो जाएगी, उसमें स्पेस आनी स्टार्ट हो जाएगी और जो टीथ हैं वो वीक हो जाएंगे। ब्रिटल एंड फिंगर नेल्स हो जाएंगे। जो फिंगर नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत शार्प होंगे और वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इजी फ्रैक्चर होगा क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में बताया कि बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बैक और नेक पेन हो सकती है क्योंकि जो वर्टिब्रा है हमारा वो बैक और नेक पे है, वहीं पर कार्टिलेज है और वहीं पे अगर बोन्स के ज़्यादा इशू है तो वो बैक और नेक पेन कोज कर सकता है। कर्व और स्टूप स्पाइन, स्टूप स्पाइन की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट की मैंने बात की थी कि जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। बोन डेंसिटी कम होने की वजह से बोन का जो साइज़ है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट का साइज़ भी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट की जो बोन है या स्पाइन है वो कर्व होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कर्व को हम कहते हैं स्टूप स्पाइन। पेशेंट का जो झुकाव है वो आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट की जो है हाइट वो कम हो जाती है इसमें, तो वो रेफर करती है स्टूप स्पाइन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस की हम बात करें तो हम इन्वेस्टिगेशन में डेक्सा करा सकते हैं। डेक्सा जो है हमारे पास डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री स्कैन है, ये देख सकते हैं आप। ये डेक्सा स्कैन कुछ इस तरह का होता है जो कि हमें ये देखें बोन्स की क्लियरली बता रहा है, सिर्फ बोन्स का ही हमें इसमें बता रहा है। सिटी स्कैन हम करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हम सीरम कैल्शियम, पोटेशियम या सीरम फॉस्फेट का लेवल जो है वो हम चेक करवा सकते हैं इसमें। प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो प्रिवेंशन जो है हम सबसे पहले लाइफस्टाइल पेशेंट का चेंज करेंगे क्योंकि उसका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमने उसकी मॉडिफाई करके उसको लेके आना है एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ। पेशेंट को जो है हमने गाइड करना है कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर लें, वो वाली डाइट लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स जो है वो नॉर्मल मिकदार में पाए जाते हैं ताकि उसकी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाए।
एक्सरसाइज बताएंगे पेशेंट को। एक्सरसाइज में हम साइकिलिंग बता सकते हैं, स्विमिंग बता सकते हैं या योगा भी बता सकते हैं पेशेंट को। बॉडी वेट जो है पेशेंट ने वो मैनेज करना है अपना। ओबीस पेशेंट्स होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, तो हमने कहना है कि वो अपना बॉडी का वेट जो है वो अपने BMI के मुताबिक जो है उसको मेंटेन करके रखें। सिगरेट स्मोकिंग अगर करता है तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि वो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें, और या अल्कोहलिक कंजप्शन है तो वो भी कम कर दें। नर्सिंग डायग्नोसिस जो ऑस्टियोप्रोसिस से रिलेटेड बन सकती हैं वो हमारे पास डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू ऑस्टियोप्रोटिक प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन। पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस हुआ है लेकिन उसको उस प्रोसेस का नहीं पता, तो वो है प्रोसेस का नहीं पता, तो वो नॉलेज नहीं है उसके पास, तो वो ऑटोमेटिकली लीड करेगी डेफिशिएंट नॉलेज की तरफ। तो एक्यूट पेन है रिलेटेड टू फ्रैक्चर एंड मसल स्पैस्म है, फटीग है, तो वो रिलेट करेगी एक्यूट पेन की तरफ। रिस्क है कॉन्स्टिपेशन का रिलेटेड टू इमोबिलिटी। पेशेंट मोबाइल नहीं है, जब तक पेशेंट मोबाइल नहीं है तो गैस्ट्रिक अपना काम जो है नहीं कर पा रहा नॉर्मली, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का रिस्क हो सकता है पेशेंट को। रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है रिलेटेड टू इमोबिलिटी है पेशेंट की, या पेशेंट की जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल है, वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रिस्क भी हो सकता है इंजरी का। डिस्टर्ब बॉडी इमेज हो सकती है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज जैसे मैंने आपको बताया कि बोन डेंसिटी कम होने की वजह से बोन की जो शेप है वो भी अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाती है, बोन कर्व्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो बॉडी इमेज है वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट की जो हाइट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है इसमें। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट। पेशेंट की बॉडी की रिक्वायर है, बोन्स की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी एंड कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन पेशेंट जो है वो नहीं ले रहा, तो वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन को लीड करेगी। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। जब हम विटामिन डी नहीं ले रहे, कैल्शियम नहीं ले रहे, तो स्किन की इंटेग्रिटी है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमने पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड करना है स्लो एंड प्रिवेंट टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। हमने पेशेंट को प्रिवेंशंस बतानी है, लेकिन हमें कहना है कि वो जितना उसको इजी लगता है वो उतनी एक्सरसाइज करे। मेंटेन करवाना है हमने हेल्दी बोन मिनरल को, डेंसिटी को और बोन मैस को। कैसे हम उसे बताएंगे कि वो इस तरह की डाइट ले जो एनरिच हो कैल्शियम के साथ, विटामिन डी के साथ और फॉस्फेट के साथ, जो कि बोन मैस को और उसकी डेंसिटी को वापस अपनी कंडीशन में लेके आए। फ्रैक्चर्स को हमने प्रिवेंट करना है, हमने पेन को कम करना है, उसके लिए हम पेन किलर्स दे सकते हैं। मैक्सिमाइज करना है पर्सन की जो एबिलिटी है वो कंटिन्यू रहे डेली लाइफ के साथ, मतलब हमने पेशेंट को गाइड करना है कि जो उसके डेली के लाइफ के काम है वो खुद से करने स्टार्ट कर दे। और अगर ज़रूरत हो तो हम असिस्टिव डिवाइसेस भी दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे चलने फिरने के लिए वॉकर दे सकते हैं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये देखें कमोड वगैरह पे उसने जाना है तो उसके साइड पे हम रेल्स भी इस तरह से लगवा सकते हैं ताकि उसको पकड़ के पेशेंट बैठ सकें या उठ सकें। ड्रग थेरेपी की जब हम बात करते हैं पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ, तो मेडिकल मैनेजमेंट जो कि स्टॉप करती हैं बोन लॉस को और इंक्रीज करती हैं बोन स्ट्रेंथ को, तो वो हमारे पास है एलिंड्रोनेट फोसेमेक्स के नाम से आती है, रेस्ट्रोनेट एक्टोनेलन के नाम से आती है हमारे पास, रेलोक्सोफिन जो है एविस्टा के नाम से आती है, ब्रांड नेम है इसका, और अबेंड्रोनेट जो है वो बोनिवा के नाम से हमारे पास आती है। ये मल्टीविटामिन होते हैं पेशेंट के लिए जो उसकी बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करवाती हैं। मेडिकेशन जो बोन की फॉर्मेशन करवाती हैं वो हमारे पास टेरीपेराटाइट होती है जो फोर्टियो के नाम से आती है। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की, जो कि हमारी फोर्थ डिसीज़ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है हमारे पास वो इन्फ्लामेशन है बोन्स का या इन्फेक्शन है बोन के अंदर। अगर बोन के अंदर किसी भी किस्म से इन्फेक्शन हो गया हुआ है और इन्फेक्शन था बॉडी में, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके बोन तक चला गया है थ्रू ब्लड स्ट्रीम या किसी भी नियर बाय टिश्यू के डैमेज होने की वजह से, तो वो फर्दर लीड करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ। जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट होता है बोन की तरफ से भी हो सकता है या उसका कोई एक्सपोयर हुआ हुआ है बोन जम की तरफ, तो वो भी लीड करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ। या कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन थी, इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस चल रहा था लेकिन वो हील नहीं हुआ, तो वो भी लीड करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस को। कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं हमारे पास। ये क्योंकि हमने पढ़ा कि इन्फ्लामेशन होती है बोन्स में तो वो कॉज करती है ऑस्टियोमाइलाइटिस को। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो रिजल्ट हो सकता है ब्लड बोन इन्फेक्शन। ब्लड बोन मतलब हिमाटोजेनस डिसेमिनेशन। अगर आपके ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन था और वो ब्लड से ही न्यूट्रिशन मिल रही है बोन को, तो उस वजह से इन्फेक्शन जो है वो बोन्स में ट्रांसफर हो गया, तो वो ब्लड बोन इन्फेक्शन कहलाएगा। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स।
किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है बोन का माइक्रोब्स के साथ, कई दफ़ा फ्रैक्चर जो है वो ओपन फ्रैक्चर होते हैं, पेशेंट की बोन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट आके कांटेक्ट करती हैं, तो इन्वायरमेंट में हार्मफुल जो है माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो भी लीड करेगा ऑस्टियोमाइलाइटिस को। कंटेजियस सोर्स हो सकते हैं किसी सॉफ्ट टिश्यू में, या जॉइंट का इन्फेक्शन है पेशेंट को फुट बोन में, या पेशेंट डायबिटिक है तो वो लीड करता है कंटेजियस प्रोसेस की तरफ। कंटेजियस वो होता है जो एक चीज़ से दूसरी की तरफ फैल के जा सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी में टिश्यूज़ में या आसपास के अराउंड बोन्स के अराउंड किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से अगर बोन में चला गया तो वो कंटेजियस सोर्स होगा। उसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, 80 to 90% केसेस में जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो कोज करता है इन्फेक्शन को। उसके अलावा इकोलाई, सोडामोनास और क्लेप्सिला जो है पेशेंट में वो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जरिए या आईवी ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ें जो है इकोलाई, सोडामोनास और क्लेप्सिला भी इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। नियोनेट्स में जो कोज करता है वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कोज करते हैं इन्फेक्शन को, और वो पेशेंट जिनमें सिकल सेल डिजीज होती है उसमें साल्मोनेला इन्फेक्शन जो है वो पाया जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट के जो साइंस होंगे वो हाई फीवर होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में या इन्फेक्शन में हमेशा पेशेंट का जो फीवर है वो हाई रहेगा, तो हाइपरटेंशन हो, हाइपरथर्मिया होगा पेशेंट को। उसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग होगी, हाइपरथर्मिया की वजह से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है हमारी बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म है, स्किन का हीट मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो स्वेटिंग होने की वजह से क्या होगा, स्वेटिंग एवेपोरेट हो जाएगी इन्वायरमेंट में, तो हमारी बॉडी कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस हीट को उन्होंने बैलेंस करना होता है। इसके अलावा फटीग हो सकती है, पेशेंट को थकावट हो सकती है, एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लग सकती, एनोरेक्सिया की वजह से जो है वेट लॉस भी हो सकता है पेशेंट का। पेशेंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी क्योंकि उसको चलने फिरने से पेन हो रही है बोन्स के दरमियान में। लोकलाइज एडिमा हो सकता है, वहाँ पे किसी भी किस्म के फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है तो एडिमा कॉज कर सकती है। उसके अलावा रिथमा हो सकता है या टेंडरनेस हो सकती है, मतलब पेशेंट की जॉइंट की जो है वो हार्डनेस हो जाती है, वहाँ पे पेशेंट की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स के अराउंड। पैथोफिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की तो ये है दीज आर एंड आर्टरी ब्रांचेज ऑफ द न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी की ये देखें, अगर आप आर्टरीज का एंड आर्च है तो एंड आर्च जो है वो लीड करती है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन अगर हो गया है तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, तो वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो लीड करेगा टिश्यू नेक्रोसिस को। टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। बोन की ब्रेकडाउन से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बोन्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी उसके पाथवे को। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी बोन्स में जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगी, बोन के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, तो वो लीड करती है सेक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन को, जो कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस को लीड करता है हमारे पास। कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो पेशेंट की जो डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं बोन की, जिसमें स्ट्रक्चरल डेविएशन आ जाती है, डिस्टोर्शन आ सकती है पेशेंट की पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं किसी किस्म की वजह से, पैथोफिजियोलॉजी की वजह से पेशेंट की जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सिस्टमेटिक इफेक्ट की जब हम बात करें तो पेशेंट को क्रॉनिक फीवर या फटीग भी जो है पेशेंट को लीड कर सकती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। माइलोइडोसिस हो जाएगा। माइलोइडोसिस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारी बॉडी में जो है अमाइलोइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी कि जो कि अबनॉर्मल प्रोटीन है, तो वो जो है एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि बाद में हार्मफुल होती है हमारी किडनीज़ के लिए, लीवर के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए। उसके अलावा जो स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा स्टार्ट हो जाएगा। स्क्वेमस सेल जो है हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनमें कार्सिनोमा हो जाएगा, मतलब स्क्वेमस सेल का जो है वो कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। सेप्सिस है, मतलब वो इन्फेक्शन की तरफ लीड कर रहा है। सार्कोमा हो सकता है इन्फेक्टेड बोन का, बोन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन लीड कर सकता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने पेशेंट की इमोबिलाइजेशन विद अ कास्ट और इमोबिलाइजर, हमने पेशेंट की पेन को कम करने के लिए या पेशेंट को फ्रैक्चर से बचाने के लिए क्या करना है, पेशेंट को हमने इमोबिलाइज करवा देना है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको हमने कम कर देना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई कास्ट लगा सकते हैं वहाँ पे जॉइंट्स में, या फिर हम उसको इमोबिलाइजर दे सकते हैं। उसके अलावा हमने वार्म सलाइन जो है वो सोक करके रखनी है अफेक्टेड एरिया के ऊपर 20 मिनट के लिए दिन में, मुख्तलिफ टाइम पे, दिन में 4 से 5 दफ़ा जो है हम नॉर्मल सलाइन को, वार्म नॉर्मल सलाइन को जो है वो सोक करके पेशेंट के जॉइंट्स के पास जो है वो रख सकते हैं, तो वो जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प आउट कर सकती है।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इंटरवेंशन देखें तो हम पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकती हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ सकती हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे मैंने आपको बताए हैं कि क्लेप्सेला है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस है, जो है स्टेप्टोकोकस ऑरियो टाइप बी, स्टेप्टोकोकस या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो उनके ऊपर इफेक्ट करेंगी और उन कॉजिटिव एजेंट्स को जो है वो किल करेंगी या माइक्रोब्स को किल करेंगी। तो ये जो है हम 3 to 6 वीक्स के लिए पेशेंट को दे सकते हैं, या हम पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक पे भी स्विच कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करवा सकते हैं। जो पेशेंट की बॉडी के अंदर सेल नेक्रोटिक हो गया या सेल की डेथ हो गई है वो हम सर्जरी के ज़रिए उसको, डिब्राइड का मतलब होता है उसको रिमूव कर देना, तो हम उसको रिमूव करवा देंगे। या क्लोज्ड इरिगेशन करवा सकते हैं सलाइन के साथ किसी भी एंटीबायोटिक सोल्यूशन के साथ, या लो सेक्शन भी हम करवा सकते हैं पेशेंट के नेक्रोटिक टिश्यूज़ की। एंटीबायोटिक हमने देनी है पेशेंट की जो है वो डिपेंडेंसी के ऊपर जितनी भी देर के लिए पेशेंट के जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता तब तक हम देंगे, जिसका मिनिमम कोर्स हमारे पास 2 to 4 वीक्स है, लेकिन हम 6 वीक्स तक भी पेशेंट को दे सकते हैं। बोन ग्राफ्ट भी हम करा सकते हैं डिब्राइडमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर डिब्राइडमेंट हो गया तो बोन ग्राफ्ट हो जाएगी, बोन रीशेप हो जाएगी, और बोन ये जो है जब रीशेप होगी तो बोन ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा मसल फ्लैप्स ग्राफ्ट करवा सकते हैं हम। अगर वो मसल फ्लैप्स का मतलब होता है कि जितने भी मसल अगर उसके इर्द गिर्द जो है उस मसल्स में इन्फेक्शन है तो हम उस मसल को भी ग्राफ्टिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई को नॉर्मलाइज करेगा उस बोन के अगेंस्ट। वो बोन के अगेंस्ट जब ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी तो बोन की जो है वो नॉर्मल कंडीशन भी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हम एक्यूट पेन पे बना सकते हैं। सडन पेन हो सकती है पेशेंट को इन्फेक्शन में। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, पेशेंट की फिजिकल मोबिलिटी जो है वो हमने इमोबिलाइज करवाया हुआ पेशेंट को तो हम उस पर भी बना सकते हैं। रिस्क फॉर फॉल हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वो हाइपरथर्मिया की लीड कर सकता है। हाइपरथर्मिया जो है वो मेंटल कन्फ्यूजन की तरफ लीड होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को फॉल की तरफ है रिस्क हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो एक्विलिब्रियम है या पेशेंट बैलेंस में नहीं रह पा रहा होता। तो जो पेशेंट की सेल्फ स्टीम है वो लो हो सकती है इसमें। तो उसके अलावा जो है पेशेंट की स्किन इंटेग्रिटी जो है वो भी डिक्रीज हो सकती है। स्किन इंटेग्रिटी रिस्क पे है। इम्पेयर्ड जो है सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन पेशेंट पेन में है या पेशेंट इमोबिलाइज है तो पेशेंट का जितना भी सोशल सर्कल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस होगी, पेशेंट को डिजीज का नहीं पता तो वो एंजाइटी लीड कर सकता है। इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। इम्पेयर्ड एडीएल्स हो सकते हैं। एडीएल्स होते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, मतलब पेशेंट की जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पेयर हो गई हैं क्योंकि पेशेंट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। इसी तरह पेशेंट का जो फैमिली प्रोसेस है वो भी इम्पेयर्ड हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे हम, इंजरी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को सपोर्ट हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी है, हम पेशेंट को बेड बाउंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को बेड के ऊपर भी मोबिलाइज करवा सकते हैं। एनकरेज करना है हमने पेशेंट को कि वो उसके जितने भी कंसर्न हैं वो हमें बताए। वो जितने ज़्यादा हमें कंसर्न बताएगा, हमें उतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन के बारे में नो हाउ होगा, हमें उसकी कंडीशन का नॉलेज होगा, तो हम उसको ट्रीट करने में उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो जितनी भी आपके अपने सेल्फ केयर के काम हैं वो थोड़े बहुत खुद से करें, और हमने पेशेंट को इस कंडीशन में अलाउ करना है, जैसे ब्रश टीथ कर सकता है वो अपने जो है क्लोथ्स है वो खुद चेंज कर सकता है, वॉशरूम में आ जा सकता है खुद। पेशेंट को हमने जो है हेल्प आउट करना है कि अपनी डेली की जो लाइफ है या डेली की जो केयर टेक्निक्स हैं हमने उसे बता देना है। जैसे एक्सरसाइज उसने करनी है या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं तो हमने उसे बता देना है कि आपने इस तरह से करनी है, तो फिर हम अपनी सुपरविजन में उसे करवा सकते हैं। इंटरवेंशन हमारी ये होगी। उसके अलावा हमने पेशेंट की जितनी भी एसेप्टिक टेक्निक्स हैं उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। एसेप्टिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खाना खाना है लेकिन हम हाथ धोए बगैर खाना खा रहे हैं तो हमारे हाथ के ऊपर जितने भी जम्स हैं उनको हम इंजेस्ट कर सकते हैं, तो वो फिर माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि ये हमारी एसेप्टिक टेक्निक है, तो हमने इसको क्या करना है, हम इसको हैंड वॉश करके ही खाना खाएंगे। इसी तरह हमें पेशेंट को बताना है कि वो खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश करेगा, मेडिकेशन खाने से पहले जो है अपने हैंड वॉश करेगा, और अगर वो किसी अपने इन्वायरमेंट से एक्सपोजर हुआ है उसका तो भी वो हैंड वॉश करके जो है वो अपनी चीज़ों को या अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को जो है वो यूज़ कर सकता है। प्रोवाइड करना है पेशेंट को बैलेंस डाइट हमने प्रोवाइड करनी है, जिसमें प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो कि हीलिंग की तरफ प्रमोट करते हैं, जिसमें हीलिंग जो है वो जल्दी हो सकती है। This is the end of unit number 7, musculoskeletal system. If you guys have any type of question related to topic or related to subject, you can ask in the comment section below. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.